हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। हम लोगों ने पहले ही प्रकाश के परावर्तन के थ्योरी को पढ़ लिए हैं, तो आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता था बनता है यहाँ से, सारे का सारा ऑब्जेक्टिव है। यानी टोटल 20 प्रश्न है, तो आज हम लोग टोटल 20 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश प्रकाश की किरण गमन करती है। तो हम थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाए थे कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा समानांतर यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप लोग भी अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कितना प्रश्न इन 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपको आता था पहले से। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। किसमें होता है? कांच में जो है प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है। और अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है और न्यूनतम कांच में होता है। तो चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है और मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यानी कि ये प्रश्न आपके किसी न किसी शिफ्ट में या चाहे फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में पूछे ही जाएंगे। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि पीछे से आ रहे गाड़ियों का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में बन सके। चल, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? और यहां से एक प्रश्न और भी जो है पिछले साल या उससे पिछले साल देखने के लिए मिला है कि मोटर कार के हेडलाइट नहीं लिखकर यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था कि मोटर कार के अग्रदीप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट के जगह पर अग्रदीप दे दिया था। यहाँ पर क्या दे दिया था? अग्रदीप दे दिया था। अग्रदीप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट या बोले फिर अग्रदीप के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? परावर्तक के रूप में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? ये भी थ्योरी में हम आप लोगों को बता चुके हैं। आप लोग चाहे तो उस थ्योरी को पढ़ सकते हैं जाकर के। प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरा डिटेल्ड हम
4 वीडियो में पूरा बताए हुए हैं, पूरा थ्योरी के साथ। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बना होता है, वास्तविक या फिर काल्पनिक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और जितना ही दर्पण के आगे वस्तु को रखेंगे उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। जितना हम वस्तु को दर्पण से आगे रखेंगे उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। यानी कि अगर हम 5 सेंटीमीटर दर्पण से आगे रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है, किरण पथ कहा जाता है, या फिर किरण आरेख कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन पहले से आता है, इसमें से आप लोग चेक कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना प्रश्न आता था पहले से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण से होता है, अभी हम लोग पीछे भी डिस्कस किए हुए हैं कि उत्तल दर्पण में जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, साइड मिरर के रूप में भी कर सकते हैं, ताकि बड़े से बड़े गाड़ी को आसानी से चालक देख सके। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यह भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये भी हम आप लोगों को थ्योरी में बहुत अच्छे से इसको बताए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं जाके, उस वीडियो को डला हुआ है हमारे चैनल पे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 1, 3, 2 या फिर 5। तो प्रकाश के परावर्तन का जो है 2 नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है परावर्तन के 2 नियम, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। परावर्तन के 2 नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब
कहने का मतलब ये है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट या फिर अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब के निकट यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के ओर निकट यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश कर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, और जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कि अभिलंब के निकट। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो किसी भी दर्पण कोई सा भी हो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि आप लोगों को याद रखना है कि फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें दिया हुआ है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, तो इसमें क्या पूछा गया है, वक्रता त्रिज्या पूछा है। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें जो है वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, तो इसका दुगुना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का दुगुना यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दर्पण चाहे यहाँ पे उत्तल हो, अवतल हो, समतल हो, कोई सा भी दर्पण हो, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अगर यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कर दें, अगर यहाँ पे हम वक्रता त्रिज्या कर दें और फोकस दूरी पूछ ले तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या पूछ लिया है, तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। दर्पण कोई सा भी हो, समतल, उत्तल, अवतल, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आप लोगों को याद रखना है कि फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। यहाँ पे डाटा चेंज हो सकता है, दर्पण चेंज हो सकता है, लेकिन आप लोगों को थ्योरी याद रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण, आपतन कोण, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो आपतन कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के दो नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यह प्रश्न वहीं से है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। और यहां पर पूछ दिया जाए कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। तो ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि अगर ये प्रश्न बना है कि आपतित किरण तथा विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो ये भी प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे कि परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण हो जाएगा। फिलहाल यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम पर आधारित है, परावर्तन के नियम पर आधारित है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण,
या फिर आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन का नियम, परावर्तन का फर्स्ट नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तब आप लोगों को बताए भी थे कि अवतल दर्पण का प्रयोग पूछता है एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा अवतल दर्पण का प्रयोग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये वही प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सोलर कुकर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी वही से प्रश्न है, अवतल दर्पण का प्रयोग से ही। आप लोगों को थ्योरी में हम लिखाए भी है अवतल दर्पण का प्रयोग, और उत्तल दर्पण का भी प्रयोग लिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के पश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो गाड़ी के पश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रश्न अवतल दर्पण से, यहाँ पे एक प्रश्न मोटर कार के हेडलाइट या फिर अग्रदीप के रूप में। 4 नंबर 3 प्रश्न आप लोगों को बोले भी थे कि अवतल दर्पण से क्वेश्चन बनते हैं, और बनते ही बनते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की क्या चाल होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये डाटा आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्ट डाटा पूछता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल अगर पूछ दिया जाए तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सा दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सा दर्पण का फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होती है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी जो है वह उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होता है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है, शून्य होती है, 10 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह अनंत पर होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। यहाँ पे एक प्रश्न है दर्पण सूत्र, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे ही जाते हैं। दर्पण सूत्र, ये डाटा वाला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का प्रयोग, ये सारे के सारे यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो अवतल, तो यहाँ पे क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या फिर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या फिर 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, या फिर 1/f माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या हो जाएगा, 1/v क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दर्पण का सूत्र जो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग माइनस लगा देते हैं तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f जो है, अगर यहाँ पे आप लोग माइनस लगा देते हैं तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो ये दर्पण सूत्र हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग देख लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दर्पण सूत्र, ये सभी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। ये फोकस दूरी निकालने के लिए या फिर वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आप लोगों से पूछ दिया जाएगा, तो आप लोग बहुत ही आसानी से, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना पाएंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।